हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं दो बातों के बारे में बताना चाहूँगी। पहली जो है वो है ये कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं CSIR नेट के लिए। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है कि मैम अगर हम नोट्स बना रहे हैं CSIR नेट के तो हम कैसे नोट्स बनाएं। पहला पॉइंट ये हम कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट हम ये कवर करेंगे कि एक स्टैंडर्ड बुक में और एक पाथफाइंडर बुक में क्या डिफरेंस है। हम उनके बेसिक डिफरेंस को बोलेंगे, क्योंकि काफी बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम अगर हम सिर्फ पाथफाइंडर से पढ़ेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर पाथफाइंडर इज गुड इनफ। तो हम ये दोनों पॉइंट्स को एक एक करके लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें नोट्स बनाने हैं तो हमें कैसे नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें पता ही है, क्योंकि जो अगर हम कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं तो उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नोट्स में हम उस कंटेंट को कट डाउन करके लिख सकते हैं, प्लस अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो जो अगर हम खुद की लैंग्वेज में लिख रहे हैं, खुद के टर्म्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल खुद की डेफिनेशन बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो चीजें हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेगी। तो ये फायदा होता है खुद के नोट्स बनाने के। देयर आर मेनी अदर बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग योर नोट्स, बट हम उनके बारे में नहीं जानते। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाने फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, आई नो चाइल्डिश है, आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि बहुत चाइल्डिश है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कलर्ड नोट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट कलर के पेन्स को यूज करें ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ योर नोट्स। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप बनाते हो ना नोट्स तो अपने जो बायोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा, या फिर लाइफ साइंस है उसमें बहुत ज्यादा डायग्राम्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लेबलिंग्स होती है। अगर मैं लेप्लिकेशन की बात करूं तो लेप्लिकेशन में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। पहले कोई फैक्टर आया, फिर दूसरा फैक्टर आया, फिर तीसरा फैक्टर आया, फिर चौथा फैक्टर आया। तो अगर आप एक ही पेन से ये ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत घिचपिच हो जाएगा, बहुत ही मिक्स डाउन हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि पहले कौन सा फैक्टर आया था, दूसरा कौन सा फैक्टर आया था। वही अगर आप कलर्ड पेन यूज करोगे तो आपको बहुत आसानी से फर्क पता चल जाएगा, अच्छा हाँ ये फैक्टर पहले आया था, अच्छा हाँ ये फैक्टर बाद में आया। आप मेंशन भी कर सकते हैं साइड में कलर्ड पेन से। और प्लस अगर आप कलर्ड पेन यूज करते हैं ना तो क्या होता है, जब भी हम कॉपी अगर खोलेंगे तो वर्ड्स जो है, हमारी आईज जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स को कैच करेगी, क्योंकि हमने उनको डिफरेंट पेन से लिखा है। जब हम सेम पेन से लिखते हैं तो वही हमने सेम कुछ लिखा है तो इतने वर्ड्स कैच ही नहीं होते हैं। हमें रिवीजन करने में बार बार मजा आता है। एज कलर्ड है, ऑब्वियसली कलर्ड चीजें जो है वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फायदा होता है, हमारे रिवीजन में फायदा होता है। जो हमारे डायग्राम्स है हमें और अच्छे क्लियरली समझ में आते हैं, क्योंकि डिफरेंट पेन्स है, डिफरेंट लेबलिंग्स है, तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे अगर आपको कहीं पे फादर और मदर का डिफरेंट दिखाना है तो फादर का डिफरेंट कलर से जो रीजन है वो बना सकते हैं, मदर की डिफरेंट रीजन से बना सकते हैं। मदर का डिफरेंस है, फादर का डिफरेंस है, जाइगोट बना, दोनों की मिक्सिंग दिखा सकते हैं डिफरेंट कलर से। तो कैसे होता है ना, कलर से बहुत फायदे हो जाते हैं। मैंने जो खुद के लिए, मैं इनफेक्ट मैं बता रही हूँ, मैंने जो खुद के CSIR के नोट्स बनाए थे उसमें बिल्कुल पूरी, अगर आप मेरी देखेंगे जितनी भी नोटबुक्स मेरी बनी है सब के सब कलर्ड है। और इनफैक्ट उसका मुझे काफी लोगों से अप्रिसिएशन में मिला था। काफी लोगों ने जब मेरे नोट्स देखे थे तब उन्होंने कहा था कि मतलब बहुत ही अच्छी नोटबुक लग रही है, बहुत अच्छे नोट्स लग रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लियर है, पढ़ना बहुत आसान हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते वक्त। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लीन नोट्स हो, प्लस जो है क्या बोलते हैं, कलर्ड हो। अब किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं और कलर्ड लिख रहे हैं, बहुत बेनिफिट होगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए इस पॉइंट को। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो ध्यान रखना है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नोट्स वो है कि जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हो, थ्योरी सबसे कम रखो, मिनिमम थ्योरी रखो। मत लिखो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस, कभी मत लिखो अपने नोट्स में कोई सेंटेंस या लंबे सेंटेंस। ट्राई टू अवॉइड दैट, ट्राई टू राइट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस, सिर्फ वर्ड्स लिखने की ट्राई करो। या फिर आप ये ट्राई करो कि आप डायग्राम्स बनाओ, बायोलॉजी ऑब्वियसली डायग्राम्स बनाओ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करो, टेबल्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, इन सब चीजों का यूज करो, बट थ्योरी मत लिखो यार। थ्योरी आपको ऑलरेडी वैसे ही मिल रही है, बहुत ज्यादा थ्योरी प्रेजेंट है नोट्स में, प्रेजेंट क्या बोलते हैं, बुक्स में प्रेजेंट है, गूगल पे प्रेजेंट है, थ्योरी बहुत गिवन है। आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स में सबसे कम कंटेंट लिखना है,
ताकि जब आप लास्ट का जो मंथ है उसमें रिवीजन करो, और पहले भी कभी रिवीजन जब जब करो, आपका रिवीजन आपका सबसे कम टाइम कंज्यूम करे। हम नोट्स क्यों बनाते हैं? ताकि जब हमें रिवीजन करना हो तब हमारा टाइम कंजम्पशन जो है वो सबसे कम हो। और वो इससे नहीं होगा अगर आप थ्योरी लिखोगे। अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो बुक ही पढ़ लो, थ्योरी लिखने से तो अच्छा बुक ही पढ़ लो, टाइम तो बचेगा लिखने का। नोट्स बनाना है तो ऐसे नोट्स बनाओ जो बहुत छोटे हो, बहुत कंपाइल नोट्स हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐसे भरी नहीं हुई है, इंफॉर्मेशन भरी नहीं हुई है, एज एन वर्ड्स नहीं भरे हुए हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। सेंटेंस लिखना है, छोटा सा सेंटेंस लिख लो, कोई भी छोटा सा सेंटेंस लिख लो, लेकिन भरो मत कॉपी को, ठीक है। डायग्राम का यूज करो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो समझो आपको मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में लिखना है, तो आप मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में कोई थ्योरी लिखने लगोगे तो आप क्या लिखोगे कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मदर से आते हैं, वो फादर से नहीं आते हैं। तो उसमें जो जीन में अगर साइटोप्लाज्म की वजह से कोई फिनोटाइप बन रहा है तो वो सिर्फ मदर की वजह से होगा, फादर की वजह से नहीं होगा। आप एक लंबी चौड़ी थ्योरी इस पे लिख लोगे बुक से कॉपी करके, ऑब्वियसली बुक पे दी हुई है इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी, उसकी जगह अगर शॉर्ट डायग्रामेटिक वे में अगर उसको लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो एक डिफरेंट कलर से एग, और आप बना सकते हो एक डिफरेंट कलर से स्पर्म। देन क्या हुआ, जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट को आप बना सकोगे पिंक कलर से, बिकॉज क्योंकि वो जो साइटोप्लाज्म है वो कहां से आ रहा है, एग से आ रहा है। वही आप न्यूक्लियस बना लो दोनों कलर से, क्योंकि न्यूक्लियस कहां से आया, न्यूक्लियस जो है वो दोनों से, एग से भी आया स्पर्म से भी आया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे दिखा दो माइटोकॉन्ड्रिया पिंक कलर के, यहाँ पे भी आप दिखा दो कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से कलर के थे, पिंक कलर के। यहाँ पे जो इसकी नेक पे माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे हैं, ब्लू कलर के हैं, तो ये ब्लू कलर वाले माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आए नहीं, कौन से कलर के आए हैं, पिंक कलर के आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो कि साइटोप्लाज्म ओनली फ्रॉम एग, कि जो साइटोप्लाज्म है वो कहां से आता है, सिर्फ और सिर्फ एग से आता है। और इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस, जो आपने लिखा हुआ है, और ये डिटरमाइन करेगी फिनोटाइप, साइटोप्लाज्मिक फिनोटाइप, साइटोप्लाज्मिक फिनोटाइप। हो गया, इतनी सी चीज में आपने डिफाइन कर दिया मैटरनल इनहेरिटेंस, फिर उसके एग्जांपल वगैरह रहेंगे वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन थ्योरी लिखने से अच्छा है कि ऐसे डायग्रामेटिक वे में आप रिप्रेजेंट करो ना, ज्यादा बेटर होगा, आपको ज्यादा अच्छे से होगा। यहाँ पे आपको कलर डिफरेंस देख के आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है एग से आ रहा है या स्पर्म से आ रहा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, बेसिक सा एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। डायग्राम्स यूज कीजिए, कोई भी हो उसको सोचिए कि आप कैसे उसको डायग्राम में चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे आप फ्लो चार्ट में चेंज कर सकते हैं। लाइफ साइंस में तो इतनी सारी सिग्नलिंग है, इतनी सारी चीजें हैं जिसमें फ्लो चार्ट आप आराम से बना सकते हैं, तो यूज कीजिए उनका, ठीक है। थ्योरी लीस्ट लिखिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डू नॉट कॉपी योर नोट्स फ्रॉम द बुक और फ्रॉम द गूगल, ठीक है। तो कभी भी किसी भी लाइन को एज इट इज कॉपी मत करो बुक से या गूगल से, हमेशा उनको अपने खुद के वर्ड्स में लिखो, हमेशा कोई पॉइंट निकालो वहां से कि ठीक है इतना लंबा पैराग्राफ है तो इसमें कोई यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है जो मुझे कॉपी में नोट डाउन करनी है। ये कैसे होगा, ये पहली रीडिंग में नहीं हो सकता है, क्योंकि पहली रीडिंग में तो आप चीजों को समझ रहे होते हैं, आपके सामने वो चीज पहली बार आई, आप उसको समझ रहे हो। पहली रीडिंग में कभी भी मत करो, उसको दोबारा पढ़ो, उसको तिबारा पढ़ो, एटलीस्ट सेकेंड टाइम पढ़ो या थर्ड टाइम पढ़ो, और फिर जाके उसके नोट्स बनाओ, फिर जाके वो जो चीज आपके ब्रेन में क्रिस्टल क्लियर होगी, और फिर जाके आपको पता चलेगा कि ठीक है अच्छा ये दिया हुआ है ना बुक में, अब मैं ये लिखता हूँ, मेरे को ये समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है इतना लंबा पैराग्राफ दिया हुआ है लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात अपनी लैंग्वेज में लिख लेती हूँ या लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, ये नहीं होता है कि आप कॉपी कर रहे हो और आप बोल रहे हो हाँ ये तो मेरे खुद के नोट्स हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो, डू नॉट कॉपी द नोट्स फ्रॉम द बुक और फ्रॉम द गूगल एज इट इज। रीड इट वंस, रीड इट ट्वाइस, रीड इट थ्राइस इफ पॉसिबल, एंड देन अपने खुद के लैंग्वेज में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आना चाहिए, और खुद अपने वर्ड्स में उनको लिख लो कॉपी में। दैट विल बी द बिगेस्ट थिंग, अगर आप देख सकते हो, कर सकते हो तो, ठीक है। उसके बाद का जो पॉइंट है इज अ 10% रूल। एक 10% रूल है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपकी बुक में 100% दिया हुआ है तो उसका सिर्फ 10% आपके नोट्स में होना चाहिए, सिर्फ 10%।
आप समझ रहे हो ना, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठा के लोगे तो स्टैंडर्ड बुक बहुत मोटी होती है, उसका सिर्फ 10% आपकी कॉपी में आना चाहिए, तभी वो जो रिवीजन है आपका फटाफट हो पाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई बुक रेफर कर रहे हो उसका सिर्फ 10% अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पेस छोड़ने की, लीव स्पेसेस। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं हम खत्म कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक उसी के एक लाइन बाद हम शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप कभी भी पढ़ रहे हो आगे जाके आपने कभी भी कोई क्वेश्चन करा या आपने कभी कहीं से कहीं और से वो टॉपिक फिर से पढ़ा, तो आपको कोई ना कोई नया पॉइंट दिख जाता है, कोई नई चीज दिख जाती है। आपको उतनी सी जगह में एक लाइन में आपको उसको डालने में बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाएगा, बहुत भरा भरा लगेगा। इससे बेटर क्या है, जब भी कोई टॉपिक खत्म हो 3, 4, 5 लाइन हमेशा छोड़ो, क्योंकि ऐसा होता ही है जब हम रिवाइज करते हैं या जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें कोई नया पॉइंट मिल जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है जो हमें हमारी कॉपी में पुट करना होता है। तो एवरी टाइम जस्ट लीव सम स्पेसेस आफ्टर एनी टॉपिक, सो दैट जब भी आप वापस आए, जब भी आप रिवाइज करें, आपको कोई नया पॉइंट लग रहा है आप उसमें ऐड कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग द स्टार मार्क। आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको दिखेंगे कि जो कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं ना वो बहुत बार आए हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ का पैटर्न है या कुछ टॉपिक्स आपको लग रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑलवेज उनके ऊपर स्टार मार्क कीजिए। कभी भी स्टार मार्क करना स्किप मत कीजिए। स्टार मार्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपको पता रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको और ध्यान से पढ़ो। तो हमेशा एक टॉपिक को स्टार मार्क करिए अगर आपको लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, वो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है या कोई पैटर्न शो कर रहा है, तो उसमें हमेशा ट्राई कीजिए टू मार्क इट विद अ स्टार मार्क। अब आप जब भी CSIR के कोई नोट्स बना रहे हैं या जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं या फिर जनरली हम बच्चे क्या करते हैं, हम बहुत सारी बुक ले लेते हैं, यहाँ पे लैपटॉप खोल लेते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने, हम सब पढ़ने बैठ जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है फिर किधर से पढ़े और क्या लिखे कॉपी में, क्योंकि हमने इतना सब कुछ खोल रखा है। हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक स्पेसिफिक बुक उसके लिए रेफर करो, और फिर गूगल तो है ही अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो गो फॉर अ स्पेसिफिक बुक ओनली, ठीक है। अगर आप भर के रखोगे ना आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा और सब वही बुक में रखा रहेगा। जब हम सामने बहुत सारी बुक रख लेते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इतनी सारी बुक है, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ जाता नहीं है। दैट्स द रियलिटी कि हमारे ब्रेन में कुछ नहीं जाता अगर हम बहुत सारी बुक से पढ़ने के ट्राई करेंगे। बेटर रहेगा एक बुक रेफर करो, उससे लो, उससे नोट्स बनाओ। अगर उस बुक में डिफिकल्ट लैंग्वेज है, डिफिकल्ट चीजें दी हुई है, दूसरी बुक लो, मुश्किल बात थोड़ी है, दूसरी बुक से ट्राई करो, ठीक है। यही से मेरा जो अगला टॉपिक है वो आ जाता है कि पाथफाइंडर और स्टैंडर्ड बुक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो फॉरेन ऑथर्स की होती हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड बुक है ये CSIR नेट के लिए नहीं बनाई गई है। ये जो स्टैंडर्ड बुक है वो नॉलेज के लिए बनाई गई है। जो ऑथर्स हैं वो बहुत साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने पूरी अपनी नॉलेज उस बुक में डाली होती है। अगर आप कोई एक जेनेटिक्स की बुक लेंगे तो उसमें पूरे जेनेटिक्स के बारे में बताया हुआ होगा। CSIR में ऐसा नहीं होता है। CSIR में क्या होता है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लगता है कि MSc पॉइंट ऑफ व्यू तक, MSc तक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं कुछ कुछ टॉपिक को दिया जाता है। ऐसे नहीं आपको पूरी जेनेटिक्स बोल दी जाएगी कि सिर्फ जेनेटिक्स पढ़ते रहो, सिर्फ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ऐसे नहीं है। आपको सिर्फ कुछ टॉपिक्स जो CSIR के सिलेबस में दिए हैं वो पढ़ने होते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक में तो सब कुछ दिया होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पाथफाइंडर की, तो पाथफाइंडर में क्या होता है, पाथफाइंडर एक CSIR स्पेसिफिकली CSIR के लिए बुक है। तो उसमें क्या किया होता है, ये जो डिफरेंट बुक्स है इनसे पूरा कंटेंट लिया होता है, और उस कंटेंट को उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता होता कि उन्होंने मॉडिफाई किया है, उसको ऐसे कि ऐसे लिया, वट एवर दे हैव डन, बट उस कंटेंट का उस कट शॉर्ट फॉर्म में जितना हमारे CSIR के लिए इम्पोर्टेंट है उतना उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। ना उससे ज्यादा ना उससे कम, जितना इंपॉर्टेंट है उतना उसमें आपको मिल जाएगा, उस पाथफाइंडर की बुक में मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड बुक इज वेरी गुड। अगर आपको नॉलेज लेनी है ऑब्वियसली गो फॉर स्टैंडर्ड बुक, उसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं है कि अगर आपको नॉलेज लेनी है, अगर आपको अपना जो थ्योरी बिल्कुल अच्छे से बिल्डअप करनी है, आपको बिल्कुल अच्छी क्रिस्टल क्लियर नॉलेज लेनी है, गो फॉर स्टैंडर्ड बुक। देन डोंट गो फॉर एनी अदर बुक, जस्ट गो फॉर स्टैंडर्ड बुक, वही है।
लेकिन अब आपका है कि आपको 4 महीने 5 महीने में ही अगर आपको CSIR नेट क्लियर करना है। पहले अगर आपने इतनी अच्छे से मतलब हम नहीं पढ़ पाते हैं BSc MSc या कॉलेज टाइम में अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, हमारे पास सिर्फ 5 महीने हैं, हमें 5 महीने में क्रैक करना है, तो गो फॉर दीज काइंड ऑफ बुक लाइक पाथफाइंडर। और अगर कोई ऐसी अलग भी बुक अवेलेबल है मार्केट में तो उनके पीछे जाइए, ठीक है। तो मत जाइए स्टैंडर्ड बुक के पीछे, क्योंकि लिए क्या होगा ना, आप नॉलेज ले सकते हैं, 5 महीने बाद भी आप नॉलेज ले पाएंगे, आप आराम से गेन कर सकते हैं। आपका CSIR नेट का एग्जाम हो गया, उस पर बैठिए, लीजिए नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ते रहेंगे ना, आप पहला अटेम्प्ट देंगे, आप दूसरा अटेम्प्ट देंगे, आप तीसरा अटेम्प्ट देंगे, उस पता है क्यों होता है ये, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में बहुत सारा कंटेंट गिवन है और हमारे पास यूनिट से 13। अब एक स्टैंडर्ड बुक आप बताइए आप कितने टाइम में पढ़ सकते हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी भी चाहिए, इतनी मोटी मोटी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, आपको पढ़ने में, उनके लैंग्वेज समझने में टाइम लगता है। फॉरेन ऑथर्स, वहीं पाथफाइंडर में सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, हमें जो लैंग्वेज पसंद है उसमें लिखा गया है। हाँ, लेकिन अगर आप BSc से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, अगर आप MSc से शुरू कर रहे हैं, तब प्लीज गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आप पहले से ही शुरू करें, अगर आपका गोल नहीं है कि 5 महीने में, नहीं, हमें पहले से ही शुरू कर रखे, हमारे पास 1 साल है, हमारे पास 1.5 साल है, हमारे पास 2 साल है, अपने BSc MSc में शुरू कर दी, तो आप स्टैंडर्ड बुक के पास जाइए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स आपको बहुत अच्छे से नॉलेज देगी, आपको बहुत क्लिस्टर क्लियर कर देगी टॉपिक। इधर आपको सिर्फ 5 महीने में क्लियर करना, तो आपको नॉलेज पे फोकस करने के साथ साथ आपको एग्जाम कितनी जल्दी क्लियर करना है उस पर फोकस करना है। दूसरी तरफ इधर आपके पास टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपको नॉलेज गेन करना है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज आ गई तो आप ऑब्वियसली एग्जाम क्लियर कर लेंगे, और उस नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आप स्टूडेंट है BSc के MSc के, देन प्लीज गो फॉर स्टैंडर्ड बुक। ये मेरा अपना ओपिनियन है, इट्स योर चॉइस, आपको कोई बुक यूज करनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाथफाइंडर, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो सिर्फ CSIR के लिए होंगी, या और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की बुक होंगी जो सिर्फ CSIR के लिए बनी होंगी, जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पता होगा, इंटरनेट पे होगी, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं अगर आपको जल्दी से क्लियर करना है 4-5 मंथ्स में। एंड ये भी श्योरिटी नहीं है कि अगर आप यही बुक करेंगे जो भी मार्केट में अवेलेबल है फिर सिर्फ CSIR के लिए, वो आपको क्लियर करवा देगी एग्जाम। वो एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करेंगे, आपको पता है आपको कितनी यूनिट करनी है। कोई बुक आपका क्लियर नहीं करवा सकती है एग्जाम, कोई बुक ना, कोई स्टैंडर्ड बुक आपका एग्जाम क्लियर करवा सकती है, ना कोई पब्लिशर की बुक, ना स्पेसिफिक किसी एग्जाम के लिए बुक आपका एग्जाम क्लियर करवा सकती है। आपका एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आपका माइंडसेट सेट होगा, आपके पास एक पूरा मैप होगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको कितनी यूनिट करनी है, आपको कितनी यूनिट कब खत्म कर देनी है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ बुक्स के लिए तैयारी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो भी क्लियर नहीं होने वाला एग्जाम। एग्जाम तभी क्लियर होगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, पूरा माइंडसेट है, कैसे यूनिट्स पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, एक पूरा प्लान है। बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जब आपको एक बुक में नहीं दिए गए तो आपको उसके लिए दूसरी बुक रेफर करनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट लाइक कि बुक आपका एग्जाम क्रैक करवाती है, इट्स लाइक आपकी खुद की मेंटालिटी, आपका खुद का प्लान आपका एग्जाम क्लियर करवाती है। आपके पास आप कोई भी बुक रेफर करो, इट्स डिपेंडेंट अपॉन यू। आपके पास टाइम है, आप कोई और बुक रेफर करो, आपके पास टाइम है, आपको जल्दी करना है, आप कोई और बुक रेफर करो। मेन पॉइंट बुक रेफर करने का क्या होता है कि वो टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर वो टॉपिक एक बुक से क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरी बुक ले लो, दूसरी बुक से नहीं हो रहा तीसरी बुक लो, लेकिन टॉपिक क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती। बुक सिर्फ हम बता सकते हैं आप रेफर करिए, क्योंकि हमने वो की है और हमारे लिए अच्छी थी। स्टैंडर्ड बुक भी हमने रेफर की, वो भी अच्छी है, पर जल्दी करना है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में टाइम लगता है, 13 यूनिट है, टाइम लगेगा, बहुत मोटी मोटी बुक्स होती है। इट्स जस्ट दैट। ओके गाइस, so this was all about my video, today's video about the notes and about the difference between Pathfinder and the standard book. आगे के जो वीडियो है, जब मैं कोई स्पेसिफिक यूनिट बताऊंगी तब उसके स्पेसिफिक नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं बता दूंगी। इस वीडियो में बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक नोट्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे यूनिट्स आएगी, टॉपिक आएगी, मैं स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आपको बता दूंगी कि इस टॉपिक के लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं। So guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, do subscribe to my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.